तो राम के देश में राम को न्याय चाहिए। आज देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर देश के करोड़ों लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन 16 मिनट ही सुनवाई हुई और एक बार फिर नई तारीख मिल गई। पिछले साल भर में मंदिर पर 13 तारीखें लग चुकी हैं और अब तक एक भी तारीख ऐसी नहीं लगी जिस पर ढंग से सुनवाई हुई हो। और यही वजह है कि राम भक्तों का सब्र अब टूट रहा है। लोग ये कहते हुए गुस्से में हैं कि राम के देश में ही राम को न्याय नहीं मिल रहा है। ये राम भक्तों का गुस्सा है। बेशक पुलिस जिप्सी में इनको हिरासत में ले लिया गया हो, लेकिन इनका आक्रोश उफान मार रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जय श्री राम के नारे लगा रही महिलाओं के सीने में दर्द है। कोर्ट नहीं है ये, यहाँ पे तारीख कोई हिंदुओं की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है। सबरीमाला पे निर्णय दे दिया जाता है कि मुस्लिम औरतें घुस जाएं। हम भारत में रहते हैं, हमें भारत में रहेंगे। हम मंदिर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? हिंदू महिलाएं हिंदुत्व के लिए अपने रामचंद्र जी के मंदिर बनवाने के लिए आए हैं। दर्द अयोध्या में टाट में बैठे रामलला की दुर्दशा का। ठाट में राम जी है, टाट में सुप्रीम कोर्ट के जज सारे ठाट में, राम जी है टाट में। आज उम्मीद थी कि श्री राम के मामले पर नियमित सुनवाई शुरू होगी, रामलला को न्याय मिलेगा, जल्दी ही राम का वनवास खत्म होगा। लेकिन राम भक्तों की उम्मीदों पर एक और तारीख ने पानी फेर दिया। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाई कि सिर्फ 16 मिनट में सुनवाई हो गई कि 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है। 5 जजेस में से जस्टिस यूयू ललित एक बेहद अहम वरिष्ठ जज हैं और उन पर राजीव धवन द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद जस्टिस ललित ने खुद को अलग करने को कहा है। तो सुनवाई 29 जनवरी को भी 5 जजों की बेंच करेगी, लेकिन राजीव धवन ने जो बिंदु उठाए उसकी वजह से एक बार फिर मामला टल गया और कोई और दिन तारीख तय करने के लिए रखा जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 29 जनवरी को अब नई बेंच बैठेगी। एबीपी न्यूज, खबरें जो देश को रखें आगे। 5 जजों की पीठ सुबह 10:30 बजे कोर्ट पहुंची। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आज समय सीमा तय होगी। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाए। 1994 के करीब जस्टिस यूयू ललित कल्याण सिंह के लिए बतौर वकील पेश हुए थे। इस विवाद के बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को सुनवाई से अलग करने की बात कही। अब नई पीठ 29 जनवरी को सुनवाई करेगी। कोर्ट रूम से बाहर जैसे ही यह खबर पहुंची, राम भक्तों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर हल्ला बोल दिया। राम मंदिर का जो मुद्दा इतने टाइम से चल रहा है, हम सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर श्रीमद् भागवत गीता के साथ कुरान नहीं रखी गई है, तो ये लड़ाई किस बात की है? मुझे ये समझ नहीं आता। जब अल्लाह की कसम किसी को नहीं दी जाती, कुरान शरीफ की कसम नहीं दी जाती, तो श्रीमद् भगवत गीता पे हाथ रखना ये राजनीति किस नाम की हमें समझ नहीं आता। हिंदू जनमानस आघात पहुंचा उनकी आस्थाओं का। 100 करोड़ हिंदू जनमानस की आस्थाओं के प्रतीक है भगवान श्री राम। आज हम चाहते थे कि कम से कम नियमित सुनवाई तो हो, पर इस देश के अंदर फिर पुनः एक तारीख दे दी गई। सन 1950 से आज तक केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, जहां रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के गेट खुल जाते हैं, पर आज भगवान श्री राम को एक फिर तारीख दे दी गई है। बड़ा दुखद विषय है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर राम भक्तों ने रोष जताया तो रामनगरी अयोध्या में साधु संतों की निराशा गुस्से की शक्ल लेने लगी। अब बहुसंख्यक समाज का धैर्य खत्म हो गया है। अब हम लोग अन्याय तो नहीं करेंगे, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राजनीतिक पार्टियों की भी सद्बुद्धि आए, न्यायाधीशों को भी सद्बुद्धि आए कि जिएंगे तो राम का मंदिर बनना चाहिए और नहीं तो अब जिएंगे नहीं। उसके लिए सीने पर गोली खाने को तैयार हैं। जो ये पार्टी ने वादा किया पीछे हट गई। अब इस पार्टी से मेरा आग्रह है कि तुम मंदिर नहीं बना सकते तो गोली चलवाने को तैयार हो जाओ। जिस प्रकार से तारीख पड़ी है, बहुत ही निराशा हुई है और अब नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट ही कब निर्णय करेगी, और जब तक कोर्ट निर्णय नहीं करेगी तो कोई आगे का रास्ता कोई भी साफ नहीं होगा।
राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती ने तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से उन्हें हटाने की मांग कर डाली। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, यदि कल्याण सिंह के वकील पर प्रभाव पड़ सकता है तो बेटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये स्वयं संज्ञान लेने से न्यायतः कानूनतः संविधान की धाराओं के अनुसार यदि यूयू ललित ने अपने नाम को केस वापस ले लिया राजीव धवन के आरोप पर, तो मैं आरोप लगाता हूं सीधे माननीय जज महोदय पर, गोगोई पर। उनके पूज्य पिताश्री भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आसाम के, उनको भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। पूरे देश में हिंदुओं की आस्था सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख के बाद से डोल गई। राम भक्त अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि जब राम के देश में भगवान को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो आम इंसान को क्या मिलेगा। और अब भगवान राम का वनवास उस समय 12 वर्ष का मिला था और अब तो काफ़ी लंबा हो गया, टेंट में बैठे हुए 26 साल हो गए हैं। अब बस यही कोर्ट से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी नियमित सुनवाई करें, क्योंकि कोर्ट को जब बाकी चीज़ों के लिए समय मिल जाता है, सतह संज्ञान से जब कोर्ट मामलों को ले रहा है, तो प्रभु राम के लिए थोड़ा सा विचार करें। क्योंकि बरसों से हम कहते आए कि देश राम का है और अपने देश में राम को अपने घर के लिए यदि प्रतीक्षा करना पड़े, कोर्ट की तारीखों का इंतजार करना पड़े, तो निश्चय अत्यंत शर्मनाक स्थिति है देश के लिए। भक्तों का गुस्सा भड़का तो सरकार भी सतर्क हो गई। मोदी सरकार के मंत्री भी फैसले में देरी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि न्यायालय जल्दी सुनवाई करेगा और राम मंदिर का फैसला आएगा और करोड़ों करोड़ों लोगों की आकांक्षा पूरी होगी। ये जरूर आग्रह करना चाहेंगे कि वो जल्दी जल्दी सुनवाई करे, जिससे इस विषय पर लोगों को न्याय मिल सके। जनमानस के मन में राम नाम की धुन बज रही है। अंदर से आवाज उठ रही है कि टाट में नहीं, ठाठ में चाहिए राम। लेकिन कोर्ट में आज सुनवाई ने आस्था की उम्मीदों पर हथौड़ा चला दिया। अब 29 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी और 30 जनवरी को प्रयागराज में शुरू होगी संतों की धर्म संसद। चलिए, इस मुद्दे पर तो जो होगा वो अब 29 को ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। राफेल पर मोदी को घेर रहे राहुल गांधी खुद राफेल के मुद्दे पर दिए एक बयान के फेर में घिर गए हैं, फंस गए हैं। आरोप है कि राहुल ने रक्षा मंत्री को लेकर के महिला विरोधी बयानबाजी की है। महिला आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमन जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आपने देखा 2.5 घंटे महिला रक्षा नहीं कर पाई। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस बयान को लेकर घिर गए हैं। राहुल की सोच पर सवाल उठाते हुए महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। पब्लिक रैली में वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जहां हम सोचते हैं कि लीडर पब्लिक रैली में सिखाने के लिए जाते हैं, लोग फॉलोअर्स हैं उनके। वहां भाई अगर आप महिलाओं को डिग्रेड कर रहे हो, एक महिला को ऐसी नजर से देख रहे हो और ऐसा दे रहे हो कि जैसे महिलाएं एक छोटी चीज है। असल में राफेल मुद्दे को लेकर संसद के इस सत्र में खूब हंगामा हुआ। 4 जनवरी को संसद में राफेल मुद्दे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया था। उस दिन इस सवाल के जवाब से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के आंख मारने की हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने जयपुर की रैली में कल बयान देकर विवाद की ओखली में सिर डाल दिया। अब पीएम से लेकर विदेश मंत्री तक इस मुद्दे पर राहुल को घेर रहे हैं। सुषमा स्वराज कह रही हैं कि राहुल ने रक्षा मंत्री पर टिप्पणी करके राजनीति को निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। राहुल पर हमला हुआ तो कांग्रेस बौखला गई। जवाब देने के लिए पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लाई हैं। अगर संवाद का स्तर किसी ने गिराया है तो एकमात्र राजनीतिक दल है, वो है भारतीय जनता पार्टी। अगर संवाद का स्तर गिरा है, शुरुआत की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
वो कांग्रेस की विधवा जैसा शब्द हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा शब्द हो, इटालियन काउ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, या ये कहा हो अगर महिला मॉडल बनती है तो आपकी अचार की बोतलें ज़्यादा बिकती हैं। तो और पार्लियामेंट के अंदर एक महिला नेता को आपने सूप न खा के वो दी थी, उपाधि दी थी। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना और माफ़ी भी नहीं मांगना, मैं मानती हूँ महिला होने के नाते सुषमा स्वराज जी को उसकी भी घोर निंदा करनी चाहिए। कुल मिलाकर चुनावी माहौल में अब बयानों की बमबारी शुरू हो चुकी है और राजनीति में बयानों का स्तर कहां तक जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारा मानना है कि नेताओं को विवादित बयानों से बचना चाहिए। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार गठबंधन के लिए खुला ऑफर दिया। मोदी तमिलनाडु के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। Even when the BJP won a majority on its own, we preferred to run the government with our allies. We cherish our old friends and our doors are always open for parties. पीएम मोदी ने पहली बार गठबंधन का खुला ऑफर दिया है। मोदी आज तमिलनाडु के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। गठबंधन को लेकर मोदी का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी मजबूत साथी तलाश रही है। तमिलनाडु में बीजेपी की नजर सत्ताधारी एआईएडीएमके, स्टालिन की डीएमके और रजनीकांत की पार्टी पर है। एआईएडीएमके को बीजेपी का करीबी माना जाता रहा है। हालांकि सवर्ण आरक्षण पर उसने बीजेपी का साथ नहीं दिया। ये स्थानीय राजनीति की मजबूरी भी हो सकती है। जहां तक स्टालिन का सवाल है तो अभी वो राहुल के साथ गठबंधन की तैयारी में लगे हैं। इन दोनों से मोदी की बात नहीं बनती तो फिर रजनीकांत से गठबंधन हो सकता है। रजनीकांत और मोदी दोनों एक दूसरे के मुरीद रहे हैं। बीजेपी को नए साथी इसलिए भी चाहिए क्योंकि उत्तर भारत में उपेंद्र कुशवाहा साथ छोड़ चुके हैं। यूपी में राजभर छोड़ने की तैयारी में है और महाराष्ट्र में शिवसेना से दूरी बढ़ती जा रही है। कल भी शिवसेना ने बीजेपी को जमीन में गाड़ देने की बात कही थी। तो अभी 5 कब्जे में तो उनको गाड़ दिया, वो अभी जमीन के ऊपर आए नहीं तो दूसरे को कैसे पटक सकते हैं? पटकने की भाषा कौन कर सकता है? वो खुद जमीन के अंदर गए हुए हैं, अभी भाग भी निकले नहीं, तो पटकने के लिए तो भाग तो आना चाहिए। तो महाराष्ट्र में भी उनको गाड़ देंगे अगर ज्यादा गुस्सा करेंगे तो। जबकि शिवसेना सबसे पुरानी सहयोगी है। ऐसे राजनीतिक माहौल में सत्ता में आने के लिए मोदी ने गठबंधन का खुला ऑफर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बिहार की बात करते हैं जहां सड़क छाप राजनीति हो रही है। जी हां, और इसी सड़क छाप राजनीति को लेकर आज महागठबंधन ने राजभवन मार्च किया। पटना की सड़कों पर यह प्रदर्शन महागठबंधन में शामिल पार्टियों का हो रहा है। लालू की पार्टी, मांझी की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, कांग्रेस, एलजेडी के कार्यकर्ताओं ने पटना में प्रदर्शन करके राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन मार्च के उद्देश्य के बारे में आप खुद लालू की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे से सुन लीजिए। मूर्त रूप देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। अब उसके कार्यकर्ता को और उसके नेता को अगर मुख्यमंत्री यह कहता है, नीच कहता है, कभी कभी कहता है सड़क छाप है। हम सड़क छाप नहीं है, बल्कि हम जनता के सोई हुई जनता, जिसको कभी बेनीपुरी ने माटी का मूर्त कहा था, उसको मानव बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसको सड़क पर हम लड़ रहे हैं। इस लोकतांत्रिक जो गठबंधन के सभी नेता लड़ रहे हैं, इसको महागठबंधन के नेता लड़ रहे हैं और आप सड़क छाप कहिएगा। पूर्वे जी कथित तौर पर जिस सड़क छाप वाले बयान का जिक्र कर रहे हैं, उस बयान को भी आप सुन लीजिए। कोई भविष्य, आप समझते नहीं कि भविष्य का निशानी है। सड़क पर कोई भेटा रहा उसको लेकर के और बड़ा मैंने खुशी मना रहा है। ये सब कोई कॉन्फिडेंस का चीज है? ये तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। 7 तारीख को दिया गया नीतीश का यही बयान महागठबंधन को चुभ गया है। आज ही लालू की पार्टी को उम्मीद थी कि रांची हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लालू के जेल से टिकट बांटने को लेकर भी नीतीश की पार्टी पहले से हमला करती रही है। बिहार से निकलिए और दिल्ली आ जाइए, क्योंकि दिल्ली में अजय माकन के इस्तीफे के बाद शीला दीक्षित को अध्यक्ष बनाया गया है।
शीला दीक्षित मुख्यमंत्री और गवर्नर रह चुकी हैं। शीला के साथ ही 3 कार्यकारी अध्यक्ष बने। मेरे साथ हैं दिल्ली कांग्रेस की नई अध्यक्ष शीला दीक्षित, जिनकी वापसी हो रही है दिल्ली की राजनीति में। मैम, ये जो वापसी हुई है आपकी और ये जो कमान मिली है, जिम्मेदारी मिली है, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? कांग्रेस उठे, राहुल जी ने ये मेरे ऊपर एक तरह से विश्वास जताया है, उस पर मैं पहले तो चाहूँगी कि मैं उसके काबिल हो जाऊँ, बस ये है। कांग्रेस ने 15 साल शासन किया दिल्ली का, लेकिन अब तीसरे नंबर की पार्टी है यहाँ पर, तो आपके पास क्या जादू है, क्या फार्मूला है? अभी है ना, आप कह रहे हैं, आगे देखिएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है शीला दीक्षित? देखिए, चुनाव के बारे में और क्या पार्टी का होगा, कुछ मुझे समय दीजिएगा। ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रही। गठबंधन का एक ऑप्शन है मैम? एक ऑप्शन हो सकता है पर अभी नहीं है। एक आखिरी बात मैम, कई लोग ये सवाल उठाते हैं आपकी उम्र को लेकर के, आपकी सेहत को लेकर के, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपको मैं कैसी लग रही हूँ? आप मुझे फिट लग रही है। बस तो फिर ठीक है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।